जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब में। और आप लोग को बता दो कि अभी हम जीवित हैं, ठीक है, अभी हम जिंदा हैं, मरे मरे नहीं हैं। और दूसरी बात ये है कि आदि पुरुष देखने बिल्कुल मत जाना, एकदम टॉक्सिक फिल्म है, मर जाएंगे, ऐसा मतलब बर्बाद किया गया है कि मत पूछो। आज हम लोग देखने वाले हैं संगम काल के बारे में। संगम काल देखिए जो है वह पहली शताब्दी से लेकर तीसरी से चौथी शताब्दी तक का जो समय है, यानी कि 100 ईस्वी से लेकर 350 ईस्वी तक का जो समय है, तो यानी कि ईसा मसीह के जन्म को 100 साल से लेकर 350 साल हुए थे। उस समय की यह बात है जब दक्षिण भारत में, जो भारत का जिसे हम लोग द्रविड़ भारत के नाम से या फिर दक्षिण भारत के नाम से जानते हैं, द्रविड़ के जितने राज्य हैं, जैसे कि तमिलनाडु हो गया और कर्नाटक, केरल वो हो गया, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये जो 5 राज्य हैं, ये मुख्य रूप से दक्षिण भारत के राज्य कहलाते हैं, दक्षिण राज्य कहलाते हैं। इसमें जो पांड्य राजा थे, पांड्य राजा खास करके तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में ध्यान में रखिएगा आप लोग। तमिलनाडु में जो पांड्य शासक थे, पांड्य राजा थे, इन्होंने अपने संरक्षण में 3 उस समय संगम करवाए थे, महासम्मेलन करवाया था, ठीक है। उसे कहा जाता है तमिल भाषा में संगम कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? संगम कहा जाता है। पहली शताब्दी से लेकर 350 ईस्वी, यानी कि 100 ईस्वी से लेकर 350 ईस्वी के मध्य दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 महत्वपूर्ण विशाल सम्मेलनों का आयोजन किया गया था, जिसे तमिल भाषा में संगम कहा जाता है। इस सभा में बहुत सारे मतलब ग्रंथों की रचनाएं हुई थी, तमिल साहित्यों की रचनाएं हुई थी। इस कारण से इसे तमिल संगम भी कहा जाता है, ठीक है। तमिल संगम के नाम से भी इसे जाना जाता है, फिर संगम साहित्य के नाम से भी इसे जाना जाता है। इतिहास में जो है वह 3 मुख्य संगमों के बारे में वर्णन मिलता है, जिसमें से प्रथम जो संगम है वह है दक्षिणी मदुरा में हुआ था, ठीक है। स्थान याद रखिएगा, दक्षिणी मदुरा, मथुरा नहीं है, मदुरा है, ठीक है, जो कि अब पानी में पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। आप लोग बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, जिससे क्या हुआ, एटमॉस्फेयर गर्म हो गया, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हुई, ग्लेशियर पिघल गया, समुद्र में जाकर मिले पानी और समुद्र का जल स्तर बढ़ गया, तो छोटे छोटे जो उस समय के क्षेत्र थे वो डूब गए, ठीक है। जो पानी के तल से ज़्यादा मतलब ऊपर नहीं थे वो क्या हुए, जलमग्न हो गया। तो उन्हीं में से एक था मदुरई। दक्षिणी मदुरई जो था वहाँ प्रथम संगम हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो की किसने की थी? अगस्त ऋषि ने की थी, जिन्होंने दक्षिण भारत में आर्यीकरण किया था, ठीक है। अगस्त ऋषि ने इसकी अध्यक्षता की थी। 89 राजाओं, 89 राजाओं ने इसमें भाग लिया था। बहुत सारे राजाओं ने मतलब न्योता दिया गया था उनको और उन्होंने भाग लिया था। वर्तमान में दक्षिणी मदुरा जो स्थान है जहाँ पर प्रथम संगम हुआ था, वह अब जलमग्न हो चुका है, यानी कि जल में पूरी तरह से डूब चुका है। इस साहित्य की कोई जानकारी नहीं मिली है, क्यों? क्योंकि दक्षिणी मदुरा अब पूरी तरह से पानी में डूब गया, तो साहित्य भी उस समय जो लिखे गए थे वो पानी में डूब गया, इसलिए इसकी साहित्य की कोई जानकारी ही नहीं है। द्वितीय संगम जो है वह कपाटपुरम में हुआ था, ठीक है, कपाटपुरम अलैव वाले स्थान में। तो इसकी अध्यक्षता जो है वो पहले तो अगस्त ऋषि ने की थी, बाद में फिर इसके बाद तोल्कापियर ने किया था, ठीक है। किसने किया था? तोल्कापियर। तो इसे याद रखेंगे आप लोग, तोल्कापियर ने, ठीक है। पहले अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने शुरुआत में, उसके बाद फिर तोल्कापियर ने इसकी अध्यक्षता की थी। तोल्कापियम नामक इन्होंने तमिल ग्रंथ का रचना किया था। किसने? तोल्कापियर। नाम भी है तोल्कापियर, और ग्रंथ की जो रचना की थी तमिल भाषा में उसे तोल्कापियम के नाम से जाना जाता है। इसमें 59 राजा, यानी कि 59 राजाओं ने भाग लिया था। तीसरा जो संगम हुआ उसकी अध्यक्षता किसने किया था? नक्कियार ने किया था। किसने किया था? नक्कियार ने। इसमें 49 राजाओं ने भाग लिया था, ठीक है। पहले में 89, दूसरे में 59 और तीसरे में 49, ठीक है। इसकी साहित्य की भी कोई जानकारी नहीं मिली है, ठीक है। इस साहित्य तीसरे संगम की जो साहित्य है इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। सभी सम्मेलन जो है वह तमिलनाडु वाले क्षेत्र में ही हुआ है। किसके संरक्षण में? पांड्य राजाओं के संरक्षण में। अगस्त ऋषि जो थे वो काशी, यानी कि अभी जो बनारस है काशी, वहाँ के रहने वाले थे, लेकिन वे क्या है, दक्षिण भारत का आर्यीकरण करने आए और तमिलनाडु में आकर फिर वे बस गए, ठीक है। बाद में ये तमिलनाडु में आकर बस गए। पांड्य राजाओं का संरक्षण इससे प्राप्त हुआ था। अगस्त ऋषि जो थे तमिल साहित्य का इन्हें जनक कहा जाता है, ठीक है। तमिल साहित्य का जनक अगस्त ऋषि को कहा जाता है। देखिए संगम काल में जो उस समय था, संगम काल इसी टाइम का, वो उस समय बहुत सारे राज्य भी हुए थे। तो 3 प्रमुख राज्य हुए थे, यानी कि दक्षिण भारत में, ठीक है। चेर वंश, चोल वंश और पांड्य वंश, ठीक है। दक्षिण भारत में पहुंच चुके हैं हम लोग अब। जो चेर वंश जो है उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कृष्णा नदी जो था ना दक्षिण भारत में, इस प्रकार से हमारा जो ये है हमारा और दक्षिण भारत का एरिया समझ लीजिए, ये इस तरीके से दक्षिण भारत का एरिया यहाँ से, तो यहाँ पर से जो है ये तमिलनाडु वाला एरिया, यहाँ से कर्नाटक वाला एरिया, और ये केरल का छोटा सा एरिया, और यहाँ पर से फिर 2 क्या आंध्र प्रदेश और ये
तेलंगाना में करते हैं। तो इतना जो है वो हो गया हमारा दक्षिण भारत का एरिया। तो यहाँ से कृष्णा नदी निकली, कृष्णा नदी यहाँ से ऐसे करके निकली है। तो कृष्णा नदी का जो दक्षिणी भाग जो है, कृष्णा नदी का दक्षिणी भाग, यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण जो राजवंश थे ये उनका उदय हुआ, ठीक है। 3 राज्यों का उदय हुआ, 3 राजवंशों का उदय हुआ। पहला था चेर, दूसरा था चोल, तीसरे थे पांड्य, ठीक है। पांड्य के संरक्षण में ही तीनों संगम हुआ था, ठीक है। संगम मतलब साहित्यों का संगम हुआ था। चेर वंश के बारे में देखते हैं अगला, तो इसके बाद थोड़ा सा चेर वंश के बारे में देखेंगे, फिर थोड़ा सा बचेगा उसको अगले क्लास में देखेंगे। चोल और पांड्य को भी अगले क्लास में देखेंगे। चेर वंश जो है वह सबसे प्राचीन राजवंश है। इन जो तीनों मतलब दक्षिण भारतीय जो संगम कालीन जो राज्य थे, इन तीनों में सबसे प्राचीन राजवंश जो था वह चेर था। अर्थ जो होता है चेर का वह होता है पर्वतीय प्रदेश। और जो चेर वंश है, चेर राज्य है, चेर वंश, वह अभी जो केरल हम लोग देखते हैं, केरला स्टोरी वाला केरल, वह केरल के जो क्षेत्र है उसे ही मतलब उस समय चेर वंश के नाम से या फिर चेर काल के नाम से, चेर भूमि के नाम से जाना जाता है। चेर केरल पुत्र, ठीक है। बहुत सारे नाम हैं इसके चेर वंश वाले लोगों का, ठीक है। तो जो इसका अर्थ है पर्वतीय प्रदेश। केरल में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और काफ़ी प्राकृतिक और बहुत ही सुंदर जगह है, संस्कृति को अपने समेटे हुए। तो वहीं जो है केरल में वहीं पर चेर वंशों का फिर साम्राज्य जो है फैला था। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ जो है, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में इसे चेरापद के नाम से जाना जाता है। चेर जो है, चेर वंश, इसे चेरापद के नाम से जाना जाता है। अशोक का द्वितीय जो शिलालेख है इसमें इसे केरल पुत्र के नाम से जाना जाता है। क्षेत्र जो है केरल, जो कि अभी वर्तमान का मालाबार तट जो है पश्चिमी तट, वह पश्चिमी घाट, वहाँ का जो केरल है, केरल राज्य, वही समझ लीजिए पूरा का पूरा केरल राज्य चेर वंश है, ठीक है, था उस समय। प्राचीन नाम जो है वह क्या था इसका? चेर वंश। किसका? केरल का। जो केरल अभी वर्तमान में जानते हैं उसका प्राचीन नाम समझ लीजिए केरल पुत्र, या फिर ये जो चेरापद है उसे ही आज वर्तमान में केरल के नाम से जाना जाता है। इसका राज्य जो चिन्ह था वह धनुष था, ठीक है। धनुष की जो आकृति है आप लोग देख लीजिए, उसमें थंबनेल में देख लीजिएगा। धनुष जो है इसका राष्ट्रीय चिन्ह होता था। यहाँ जो प्रमुख बंदरगाह थे उसका नाम था मुजरिम, ठीक है। अपराधी वाला मुजरिम नहीं है ये। यहाँ पर रोमन व्यापार का केंद्र था। यह रोमन व्यापार बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर होता था मुजरिम नामक बंदरगाह में। इसके जो प्रथम संस्थापक थे वह थे उदयन जेरल, ठीक है। उदयन जरेल था, जरेल, उदयन जरेल। यह महाभारत टाइम का आदमी था। इसने ना महाभारत जो युद्ध हुआ था उसके सैनिकों को इसने पानी पिलाया था, ठीक है, और भोजन करवाया था। भोज करवाया था और पानी पिलाया था। भोजन देगा तो पानी देगा ही, ठीक है, मतलब भोजन कराया था। किसके सैनिकों को? महाभारत काल के सैनिकों को। सोचिए कितना पुराना है चेर वंश, सबसे प्राचीन है और सबसे शक्तिशाली नहीं मतलब सबसे प्राचीन था। यह महाभारत के टाइम का प्रथम शासक जो था उदयन जरेल, यह महाभारत के टाइम का था। अगला शासक जो हुआ वो हुआ था सेनगुट्टवन, ठीक है। सेनगुट्टवन जो थे वो काफ़ी प्रतापी थे। इस जो चेर वंश था उस चेर वंश के सबसे प्रतापी शासक जो हुए वह सेनगुट्टवन थे। इसे लाल चेर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इन्होंने गजब का काम किया था। इन्होंने पत्नी पूजा का मतलब प्रचलन कराया था, जिसे कड़गी पूजा के नाम से जाना जाता है। यह कड़गी पूजा जो है केरल की भाषा है कड़गी पूजा। ये जो कड़गी पूजा है इसमें पत्नियों की पूजा की जाती थी, ठीक है। कितना गजब का आदमी था। और इसने इसके लिए श्रीलंका व जो आसपास के इसके देश थे, पड़ोसी देश, उन सबको भी न्योता किया था कि आओ सब लोग साथ में मिलकर पत्नी पूजा करेंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे सेनगुट्टवन। इसके आगे का जो 2-4 लाइन है वो अगले क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पांड्य और चोल वंश के बारे में पढ़ेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।